पहली जो हमारी क्लास हुई थी वो कौन सी हुई थी? हमने शेड्यूल पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। सेकंड क्लास में आप आए नहीं, तो हमने जो पढ़े थे वो पढ़ा था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की विशेषताएं। दोनों को कंबाइन पढ़ाया था, मतलब रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग है उसकी, ऐप पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या क्या देखा है, आप सारे सलाह करके गायब हुए होंगे ना, सारे सलाह करके गायब हुए होंगे इसलिए तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसमें हमने देखा कि देखो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि भारत में रहने वाला अगर कोई नागरिक है तो भारत का ही नागरिक कहलाया जाएगा। तो जो आपको उसकी पूरी रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, आप उसके देख लेना। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेजर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो जो प्रावधान है, जो जो इम्पोर्टेंट आपके जो आर्टिकल है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको देख रहे होंगे आप आर्टिकल 1 यूनियन नेम एंड टेरिटरी। क्या लिखा है? यूनियन नेम एंड टेरिटरी इट्स प्रोवाइड दैट इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो कल की क्लास में अगर आप होते तो आपको ज्यादा चीजें समझ आती, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है सेंटर जो है, सेंटर के अंदर ही क्या है, सारे स्टेट हैं, कोई भी स्टेट सेंटर से अलग नहीं हो सकता। और दूसरा यहां पर यह कहा गया है कि जो भारत है उसके दो ही नाम है, एक भारत और एक इंडिया, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। यानी संविधान ने हमें जो नाम प्रदान किए वो दो दिए। वैसे तो भारत के बहुत से नाम हैं, आप भारत को आर्यव्रत भी कहते हो, आप भारत को ब्रह्मव्रत भी कहते हो, आप उसको जम्बू द्वीप भी कहते हो, आप उसको हिंदुस्तान भी कहते हो, और आप उसको सोने की चिड़िया भी कहते हो। लेकिन जो संविधान हमें नाम प्रदान करता है वो नाम है केवल इंडिया और भारत, दो ही नाम है। और ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 1 में। कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल जो हमारा 1 है। कितने आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में? इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल हैं? तो 395। कितने हैं? 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है, और 12 क्या है? शेड्यूल है। इनको कहा जाता है 395 अनुच्छेद है, 22 इसके भाग हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां आपने पढ़ ली, 22 जो पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और 395 आर्टिकल। देखो भाग के अंदर ही आर्टिकल होते हैं। जैसे पार्ट 1 तो 1 से 4 आर्टिकल, जैसे पार्ट 2 तो 5 से 11 आर्टिकल, जैसे पार्ट 3 तो 12 से 35 तक आर्टिकल। ऐसे पार्ट के अंदर क्या चीजें होती हैं? आर्टिकल। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 1। इसको कहा जाता है भाग 1, और भाग 1 के बीच है, ये 1 से 4 तक होता है। यानी आर्टिकल 1 से आर्टिकल जो 4 है वो क्या होता है आपका? पार्ट 1। अब हम पार्ट 1 में जो देखेंगे, पहला आर्टिकल आपको समझ आ गया? यूनियन नेम एंड टेरिटरी इट्स प्रोवाइड दैट इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, इसके दो ही नाम है, इंडिया और भारत। ये केवल आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 1 में यहाँ पर एक चीजें और लिखी हुई है। जब मैंने आपको पहली शेड्यूल पढ़ाई थी, पहली अनुसूची आपने पढ़ी थी, तो उसमें आपने क्या देखा था? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में लिखा था। तो जो चीजें आर्टिकल 1 में लिखी हुई हैं, सेम चीजें कहां पर लिखी हुई हैं? सेम चीजें आपकी शेड्यूल जो 1 है उसमें लिखी हुई है। जो अनुसूची 1 है उसमें भी सेम चीज है, और जो आपका आर्टिकल 1 है उसमें भी सेम चीज लिखी हुई है। दूसरा है आर्टिकल 2।
ये क्या लिखा है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब ये है कि जो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, संसद क्या करेगी, किसी भी स्टेट का जो नेम है उसको चेंज कर देगी। कोई अगर बड़ा स्टेट है उसको दो हिस्सों में बांट देगी, किसी की बाउंड्री में चेंज कर देगी, कोई छोटे स्टेट है उनको मिलाकर क्या कर देगी, एक बड़ा स्टेट बना देगी। कौन, संसद, भारत की पार्लियामेंट। जैसे आप देख लो कि अगर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब से हरियाणा अलग हुआ और हिमाचल अलग हुआ। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। आप बिहार की बात करें, बिहार से झारखंड अलग हुआ। आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। आप आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ये सारे जो कार्य हैं, ये सारा जो काम है वो कौन करता है, ये बताओ, संसद करती है। यानी अगर कोई भी चेंज करेगी संसद करेगी, ये पावर केवल संसद को है, राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो पहले उसका नाम क्या था, उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल। तो नाम में परिवर्तन भी कौन करेगा, संसद करेगी। तो कोई भी नया स्टेट अगर बनेगा तो उसको बनाने का जो कार्य करेगी वो करेगी भारतीय संसद। कौन करेगी, संसद। यानी उसके बाद आर्टिकल 3, ये दो चीजें आपकी क्लियर होगी, क्लियर होगी या क्लियर ही होगी। मतलब एक तो होता है क्लियर मतलब चीजें समझ आ गई, एक होता है सिर के ऊपर से क्लियर मतलब पता ही नहीं लगा क्या बोल रहा। हिंदी आ रही है, आती है। चलिए, दो आर्टिकल क्लियर हो गए, चीजें पता लग गई। अब देखो, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 3। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन इन एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ। मतलब देखो, पहले में हमने जो बात की है वो किसकी की है, आर्टिकल 2 में जो हमने बात की है, अगर कोई इंडिया के अंदर कोई स्टेट है उसको अगर चेंज करना है तो आर्टिकल 2 के तहत, लेकिन अगर कोई इंडिया से बाहर है उसको इंडिया में शामिल करना है तो आर्टिकल 3 के तहत। दोनों चीज समझ आई। अगर कोई चीज इंडिया के अंदर है तो आर्टिकल किसके तहत, 2 के। और अगर कोई चीज इंडिया से बाहर है, जैसे मान लो हमने एक संविधान संशोधन किया था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में, और हमने किसको मिलाया था, सिक्किम को मिलाया था। किसको मिलाया था, सिक्किम को मिलाया था। तो सिक्किम क्या भारत का हिस्सा था, सिक्किम को बाहर से मिलाया। तो जो चीजें हमने बाहर से मिलाई वो किसके अंतर्गत आएंगी, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें कहीं आपको आर्टिकल 4 दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 4 आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और आर्टिकल 4 क्या होता है ये भी आप देख लो ध्यान से। आर्टिकल जो 2 है और आर्टिकल जो 3 है, आपको आर्टिकल पता है क्या होते हैं, समझ आ रहा है आर्टिकल क्या होते हैं पीछे। भाई जो संविधान है इसमें 395 आर्टिकल है, 395, उनमें कुछ बातें लिखी हुई है, उसको हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, जो पार्ट है, जो पूरा संविधान है ना, जो एक पुस्तक की तरह एक बुक है, उसके 22 पार्ट हैं। जैसे एक पार्ट है वो 1 से 4 तक है, दूसरा पार्ट है 5 से 11 तक है, जो तीसरा पार्ट है वो 12 से 35 तक। ऐसे पार्ट बने हुए हैं, भाग है। किसी भी बुक को कई चीजों में पढ़ना, मान लो आपको ना सिटीजनशिप पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप पार्ट 2 खोलोगे और पढ़ लोगे, आप पार्ट 4 थोड़ी पढ़ोगे। तो इसलिए संविधान को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, और उसमें जो लिखी हुई है, पॉइंट लिखे हुए, उनको आर्टिकल कहते हैं। क्लियर हुई चीजें। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल जो 3 है उसके तहत अगर कोई भी
संशोधन होगा तो आर्टिकल 4 में होगा, और इसी को कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझ लेना, ये होता क्या है। ये होता क्या है? आर्टिकल 2 आपके समझ आ गया, आर्टिकल 3 आपके समझ आ गया। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? जैसे ये क्लास है मान लो, और क्लास में कितने लोग हैं, मान लो कितने स्टूडेंट हैं, 20। तो मैंने कहा आपको वोट करना है यहां पर आकर, तो आप में से 20 में से केवल यहां पर 10 लोग आए वोट डालने, उसका जो हाफ उसमें +1 कर दो। अगर इतने वोट डल गए तो सिंपल मेजोरिटी से होगा। समझ आई चीजें? आई? आ गई तुरंत? देखो, हमने संविधान संशोधन किया था 100वां। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। और हमने बांग्लादेश से कुछ हिस्से लिए थे, तो हमने किस मेजोरिटी के तहत लिए थे? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत के तहत लिए थे। हमें मान लो कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया, काम कौन कर रहा है सारा? संसद करेगी, पार्लियामेंट करेगी। करेगी कैसे? सिंपल मेजोरिटी से। कैसे? साधारण बहुमत से। यानी सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उसमें जितनों ने आके वोट डाली, उनका हाफ +1 का जो कंसेप्ट है उसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये जो 3 है, इसमें जो भी चेंज होगा वो आर्टिकल 4 के तहत होगा, और इसी को कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी। आपको चीजें क्लियर हुई? ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे आगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या है? ध्यान से देखना। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ये किसकी बात करता है? पार्ट 2 किसकी बात करता है? सिटीजनशिप की बात करता है। किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। और भारत में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप। कैसी? सिंगल। और अमेरिका में कैसी है? भाग 2 यानी पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी चीजें होंगी वो कहां से कहां तक होंगी? 5 से 11 तक। कहां से कहां तक होंगी? 5 से 11 तक। अब 5 आपने पीछे देखा होगा, केवल सिटीजनशिप की परिभाषा या सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए। इसमें आपको 2 ही चीजें पढ़नी है, एक आर्टिकल 5 पढ़ना है और एक आर्टिकल आपको 11 पढ़ना है। कौन सा आर्टिकल? 11। अच्छा, ये 11 जो आर्टिकल है वो क्या है? जो भी सिटीजनशिप एक्ट होंगे, नागरिकता संबंधी जो भी कानून होंगे, उनको कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे आपने एनआरसी सुना होगा, एनपीआर सुना होगा, सीए सुना है आपने? सीए 2020 में जिसमें दंगे भी हुए थे भारत में, सीए के खिलाफ दंगे, नहीं सुना? तो मैं आपको बता देता हूं। आपने पीआईओ सुना है? पीआईओ, ओसीआई, एनपीआर, एनआरसी, एनआरआई, सीएए, इसमें से कुछ तो सुना होगा। कुछ सुना है किसी ने? हनी सिंह के गाने सुने? सबने सुने होंगे। तो
इसमें से किसी को एक चीज पता है? कोई PIO, OCI, NPR, NRC, NRI या CA क्या होता है? सारों का संबंध सिटीजनशिप से है या नहीं है? कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं सिटीजनशिप को। सबसे पहले हम बात करेंगे PIO की। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक, कहां के थे? उनके नाम के आगे लगता है PIO। PIO का मतलब ही होता है भारत, उनके दादा दादी माता पिता कोई कभी भारत के रहे हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है, बहुत समय पहले जाकर विदेश में बस गए थे और भारत की जो सिटीजनशिप थी वो उन्होंने छोड़ दी थी, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली थी, और वो क्या कहलाए? PIO। जैसे अमेरिका की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनी थी कमला हैरिस, नाम सुना है? कमला हैरिस भी PIO थी। IMF, एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहा जाता है, उसकी एक अर्थशास्त्री बनी थी जिसका नाम था गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन भी कहां की थी? PIO थी। तो PIO क्या होता है? जो मैंने आपको भी बताया है, दादा हो, दादी हो, माता हो, पिता हो, कोई भी भारत का कभी वंशज रहा है, कोई भी भारत का कभी निवासी रहा है लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है, ऐसे सिटीजन को हम क्या कहेंगे? PIO कहेंगे। और PIO को भारत में सुविधाएं दी जाती हैं, उनके बच्चे यहां पर पढ़ सकते हैं, वो कंपनी लगा सकते हैं, वो FDI में अपना पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो नेता नहीं बन सकते, वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ सकते हैं। ये भारत सरकार उनको फैसिलिटी देती है कि आपके वंशज भारत के कभी रहे हैं। उसके बाद आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या आता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होते हैं? इनको हिंदी में तो कहा जाता है भारत के समुद्र पार नागरिक। ये भी सेम PIO जैसे ही होते हैं, इनके दादा दादी माता पिता कोई ना कोई कभी क्या रहा है? भारत का रहा है। इसीलिए सरकार ने क्या किया है? 2015 में PIO और OCI कार्ड को मिला दिया है आपस में। PIO प्लस OCI क्या कर दिया है आपस में? मर्ज कर दिया। और ये किस दिन किया था? 9 जनवरी को। 1915। अच्छा, 1915 में ही क्यों किया गया? नहीं, 2015। 1915 नहीं, 2015। महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कौन सा दिवस मनाया जाता है उस दिन? NRI डे मनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी आए कहां से थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। भाई यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किए थे आके, आपको पता है? उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, एक बार मैं एक जगह पढ़ा रहा था, तो ऐसी क्लास चल रही थी, तो बोले कि वहां पे ना एक कांड हुआ था, मैरिट्सबर्ग कांड, आपने सुना होगा। चलती ट्रेन में थे, गांधी जी को फेंक दिया था, सुना है? तो एक स्टूडेंट पीछे से बोला कि अगर उसी टाइम मर जाते तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री ना पढ़नी पड़ती, ठीक है, क्योंकि आप पूरा मॉडर्न उठा लो भाई, पुर्तगाल, डच या डेनिस को छोड़ के
उसके बाद 1857 की क्रांति, उससे पहले आप थोड़े से उदारवादी चरण, उसके बाद पूरा गांधी एज है, पूरा गांधी एरा है, और लेके 1915 से 1947 तक, यानी इतना मोटा आपको ग्रंथ देके गांधी जी चले गए कि आप इसको पढ़ो और एग्जाम निकालो। तो पीआईओ और जो ओसीआई कार्ड है उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया आपस में, और इनको भारत में फैसिलिटी दी जाती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान के निवासी पीआईओ नहीं है? आपने अभी डेफिनेशन इसकी सुनी कि जिनके दादा दादी माता पिता भारत के रहे हो वो पीआईओ है। पाकिस्तान ओसीआई, पाकिस्तान के पीआईओ ओसीआई नहीं है, है? पाकिस्तान को इससे बाहर कर दिया गया है। भाई पाकिस्तान वाले तो सारे ही पीआईओ हैं, वो भारत में पढ़ने आएंगे। वो सीए है 2019 में आया था, वो बताएंगे अभी वो क्या होता है। ठीक है, पाकिस्तान इससे बाहर है, बांग्लादेश को भी इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि हमेशा कहेंगे हम तो पीआईओ है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये पीआईओ में आते हैं। आगे एक आपको शब्द दिखाई दे रहा है एनपीआर, इसको क्या कहा जाता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आपको रेड पेन से दिखाई दे रहा है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? किसके पास होता है ये? संसद के पास होता है। अपने जो नागरिक हैं या जो सिटीजन है उनका जो पूरा जो लेखा जोखा होता है वो होता है एनपीआर। सारा काम कौन करती है भारत की? पार्लियामेंट करती है। कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। तो एनपीआर एक रजिस्टर होता है जो पार्लियामेंट के पास होता है। उसके बाद आता है एनआरसी, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन। नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन। अच्छा, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था? बताओ। नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन एनआरसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था? असम। कौन बना था? असम। असम या आसाम? एनआरआई तो आपको पता ही होगा, पता है? बताएगा कोई एनआरआई? यार रह गया मोड़ता नक्के, टूटगी जहाज चढ़ के। एनआरआई बताओ क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन, कल तो आए थे ना तुम? कल आए थे क्लास में? नहीं, आपने कल ये तो पढ़ा है ना, पॉलिटी सेकंड पार्ट है। हाँ, नॉन इंडियन, गैर निवासी भारतीय। कौन से? गैर निवासी भारतीय, जिनका आना जाना लगा रहता है इंडिया में। आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर बाहर चले गए, फिर पैसा दे गए, ठीक है, फिर चले गए कनाडा, फिर एक ओडी दे गए। पंजाब में तो ज्यादा है कनाडा भाई, बाहर इधर तो सारे बाहर ही जाते हैं। ज्यादातर आप देख रहे होंगे इसमें, इस मार्केट में ज्यादातर ये कितने जो शॉप खुली हुई हैं सारी इसी की तो है, सेंटर ही है। आईलेट, पीटी, देख रहे हो ना आप? एनआरआई होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, गैर निवासी भारतीय, जिनके पास नागरिकता कहाँ की होती है?
इंडिया की, लेकिन वो रहते कहां पर हैं? बाहर। जिनका आना जाना लगा रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? NRI। और फिर होता है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ये नागरिकता, इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। क्या ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पहले भी आया कभी? सबसे पहले कब आया था? 1955 में। कब आया था? और अभी कब आया? हाँ, 2019 में दोबारा आया। और विवाद कहां पर हुआ? NRC पे। किस पे विवाद हो गया? NRC। संसद ने आदेश दिया कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वो अपने यहां पर रहने वाले वैध नागरिक, जो वैलिड सिटीजन है, उनकी सूची हमको दे। अब आसाम ने तो जारी कर दी, बचे हुए जो इनवैलिड थे वो कहां जाएं? वो कहते हैं ना, तुम्हें कागज दिखाने पड़ेंगे। कहां से कागज लाएं? क्योंकि बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं। और इसमें एक विवाद का कारण और भी था कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अगर कोई यहां पर बसे हुए हैं तो हम उनको सिटीजन दे देंगे। मुसलमान का कहीं नाम ही नहीं था उसमें। और फिर तर्क ये आया कि इस्लाम कंट्री भारत से अलावा, भारत में तो इस्लाम के जो अनुयायी हैं, वॉलंटियर हैं, वो माइनॉरिटी में है। और अगर आप जाना चाहते हो तो इतनी, आपने देखा होगा, तेहरान हो गया, लीबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, सऊदी अरब अमीरात हो गया, इराक हो गया, ये कितनी, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सऊदी अरब हो गया, आपको भारत ही क्यों अच्छा लग रहा है? भाई आप अगर जाना चाहते हो तो कहीं और जाके चले जाओ। तो इस पर विवाद हुआ था और यही फिर दंगा आया, शाहीन बाग का आप जो प्रोटेस्ट बोल रहे हो 2020 में, कि भारत में CAA के खिलाफ दंगे भारत में भड़के थे। तो आपको केवल क्या पढ़ना है? केवल आपको इसमें आर्टिकल 5 पढ़ना है, जो यहां पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहां पर, सिटीजनशिप एट द, ये आप, मतलब इसका मतलब ये होता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, बस केवल इतना मतलब है इसका, कि संविधान जो है उसमें नागरिकता का स्वरूप कैसा है, और कैसा स्वरूप है भारत में? सिंगल सिटीजनशिप। कैसा? सिंगल का मतलब क्या होता है? इकहरी नागरिकता। इसमें लिखा भी होगा, इकहरी का मतलब ये होता है कि जैसे आप अमेरिका जैसे देश में जाओगे तो वहां पर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है। इसी प्रकार आप अगर मान लो इंडिया की बात करें तो आप केवल इंडियन हो, न कि आप पंजाब के निवासी हो। आप इंडियन हो तो आपके पास कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप। कौन सी? सिंगल सिटीजनशिप। तो आपको केवल यहां पर क्या करना है? आर्टिकल 11 पढ़ना है और आर्टिकल 5 पढ़ना है। ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ये इसलिए नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये उस समय के कानून थे, जब देश आजाद हुआ था उस समय के कानून थे, 1947 के बाद। क्योंकि 1948 में एक रूल आया था जिसको कहा जाता है परमिट रूल। कौन सा रूल? परमिट रूल। और परमिट रूल क्या होता था, ये आप देख लो कि माइग्रेट टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले जो भी सिटीजन थे, उनके जो कानून थे वो इसमें लिखे हुए हैं। तो वर्तमान में तो कोई इनका अस्तित्व नहीं है। मान लो कोई पाकिस्तान जाना चाहता है तो भारत सरकार से उसको एक पत्र लेना पड़ता था कि मैं भारत का निवासी हूं, और अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान से लेना पड़ता था। उसको परमिट रूल कहा जाता था। और ये परमिट रूल कब आया था? 1948 में। तो पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से जो कुछ 5 से आएगा या 11 से आएगा। आगे हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। कितने पार्ट कंप्लीट हो गए आपके? 2। कुछ दिमाग में आया?
थोड़ा सा तो आया होगा हल्का फुल्का, या फिर भाई मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूंगा। देखो अगर आपके नहीं आया होगा तो फिर मैं भी पंजाबी बोलना शुरू कर दूंगा, ठीक है। काले जे लिबास दी सकीनन कुड़ी है, क्योंकि फिर पंजाबी में बुलवाओगे तो फिर शब्द इधर उधर हो भी सकते हैं। इतना समझ आया? अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ये हमने ऐसे नहीं बोल दिया काले जे लिबास दी, आर्टिकल 15 में इसका उल्लंघन हो रहा है, देख लो ध्यान से। बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद हो रहा है, इसलिए हमने बोल दिया। अभी आएगा इसका। चलिए अब हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकार। आप जो सांस ले रहे हो ना, सांस, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप जो पानी पी रहे हो ना, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप जो शादी कर रहे हो, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। जीवन जीने का अधिकार, मनपसंद शादी करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार और नींद लेने का अधिकार। आपको सोने का अधिकार भी है, ये भारतीय संविधान ने हमको दिया है। अगर आपको कोई नींद में खलल पहुंचाए ना, जैसे आपने देखा होगा 12 बजे के बाद डीजे बजाना अनिवार्य नहीं है, तो आपको निंद्रा का अधिकार हो गया ना, सोने का आपको अधिकार है ना, राइट टू स्लीप। तो अगर आपको ये अधिकार ही ना हो तो आपका जीवन खतरे में है। और अधिकार, इसका मतलब, राइट्स का मतलब ये नहीं है कि केवल जीने का अधिकार, बल्कि इसमें लिखा है कि सम्मान सहित जीने का अधिकार। भाई जी तो दुनिया रही है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अभी हम इसको पढ़ेंगे कि होता क्या है। देखो पार्ट जो 3 है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, और हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स किस देश ने अपनाया था? फ्रांस ने 1789 में। किसने? फ्रांस ने। 1931 में कराची अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में किसने मांग की थी फंडामेंटल राइट्स की? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यह मांग की गई थी कि भारत में भी क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। अब सुन लो ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। अच्छा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके 12 से लेकर 35 तक है। ये है यहां पर तो, लेकिन राइट टू इक्वलिटी जो आपका समानता का अधिकार है वो कहां से शुरू होता है? आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो फिर आर्टिकल 12 और 13 कहां गए? ये आपको दिखाई दे रहे हैं 12 और 13। क्या लिखा है इस पे? द टर्म स्टेट इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3 लॉ। इसमें इक्वल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत होता है, जो लॉ होता है, मैं इसको बारे में आपको बताने वाला हूं। ये होता क्या है? 12 और 13 क्या होते हैं बताओ? अपने देश की जो सरकार है, संसद है, राष्ट्रपति है, विधायिका है, कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, गवर्नर है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, ओएनजीसी या जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सारी आ जाएंगी आर्टिकल 12 में। किसमें आ जाएंगी? आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 12 में आर्टिकल 36 में भी यही आएगा।
जो आर्टिकल 12 में लिखा है वही आर्टिकल 3 में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल ये आपको नहीं पढ़ना है, न ये एग्जाम में आता और न ही आपको पढ़ना है। आता है अगर आप बड़े लेवल का एग्जाम देते हो तो पूछा जाता है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कंसेप्ट। बहुत लंबा है, समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो मैं समझा सकता हूं। समझना चाहते हो? ये इसकी तुलना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी होती है। ये संविधान का नियम है और ये बच्चों को पहली बात तो समझ आएगा ही नहीं। और मैं आपको बस थोड़ा एक लाइन में बता देता हूं, हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर। ये आवाज कौन कौन कर रहा है? 26 नवंबर को हमारा क्या बना था? संविधान 1949 में। क्या उससे भी पहले कुछ आर्टिकल प्रावधान बने थे, प्रोविजन बने थे ना? अगर वो प्रोविजन, कौन बोल रहा है पर ये बोलिए ना, उनको थोड़ा, लोगों रिकॉर्डिंग हो रही है। आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है? अगर संविधान बना था आपका 26 नवंबर को 1949 को, उससे पहले जो प्रोविजन हुए थे, उससे पहले जो आर्टिकल हुए थे, अगर कहीं ना कहीं वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, देखो ध्यान से, हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको डिक्रीज कर रहे हैं, अगर वो डिक्रीज कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ी तो फिर ऐड कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कंसेप्ट। और यही आर्टिकल 13 है आपका। जैसे चंद्र ग्रहण होता है ना, तो चंद्र ग्रहण पे पहले ऐसे आधे पे आ जाता है और फिर पूरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार ये ऐसे इसको क्या करते हैं, इस पे आया हुआ है, फिर इसको हटा देते हैं और भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऐड कर देते हैं। इसीलिए इसको आर्टिकल 13 कहते हैं। तो हम इसको इतना ज्यादा खास नहीं पढ़ेंगे। हम जो मेन चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे। अच्छा, ये क्या होता है बताओ? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये राइट टू इक्वलिटी है, पहला आपका फंडामेंटल राइट्स है। कितने प्रकार के आपके राइट्स हैं? 6 प्रकार के। पहले 7 थे जब संविधान बना था, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया गया, अब केवल 6 बचे हैं। तो पहला कौन सा है बताओ? राइट टू इक्वलिटी। और उसी में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या आता है? क्या भारत में इक्वलिटी होनी चाहिए? यस। ब्रिटेन का कथन है ये। ब्रिटेन ने कहा था इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी के लिए समान। क्या ऐसा है? सभी समान होने चाहिए भारत में? भाई अगर सभी समान होंगे तो सीनियर सिटीजन कहां जाएंगे? बेरोजगारी भत्ता फिर कहां मिलेगा? सुविधाएं कहां मिलेंगी? महिलाओं को फैसिलिटी कहां मिलेगी जब सभी समान कर दिए? भारत में इक्वलिटी नहीं चलती। भारत में चलता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जैसा जिसकी कंडीशन ऐसा उसके साथ बिहेवियर। समान परिस्थिति में समान व्यवहार भारत में चलता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलेगा कि क्या भारत में समानता है। ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है, लेकिन हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है हमने। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण इसको कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है कि जैसे जिसके साथ परिस्थिति। अच्छा, अगर भारत में समान, सबके लिए समानता अगर होती तो जो मैंडेमस है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कभी मैंडेमस जारी किया जाता है? नहीं किया जाता। तो फिर कहां समानता होगी? आर्टिकल 105 एमपी और आर्टिकल 194 एमएलए, इनके खिलाफ सदन में कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो क्या समानता है? बताओ, क्या आपको समानता दिखाई दे रही है? आर्टिकल 361 मीडिया को अधिकार है। भारतीय मीडिया तो आप देख ही रहे होंगे, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। सब कह रहे रात है रात है, मीडिया कह रही है सुबह सुबह की बात है। देखा आपने? नाटक वगैरह देखते होंगे, खबर देखते होंगे, बहुत चाटुकारिता है। सास भी कभी बहू थी, नाटक देखते होंगे ना, सास बहू साजिश, ठीक है। या आपने देखा होगा, जी न्यूज देख लो, एनडीटीवी देख लो, एबीपी देख लो, आज तक देख लो, सारी न्यूज आपने देखी होगी। लेकिन मीडिया को फिर भी लोगों से ऊपर माना है, और लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का स्तंभ माना गया है मीडिया को। पहला जो खंबा होता है, स्तंभ है, वो कौन है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेचर, थर्ड है जुडिशरी, और फोर्थ है मीडिया। मीडिया दिन को रात बना रही है, रात को दिन बना रही है, ठीक है। तो यहां पर भारत में चलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ध्यान रखना, भारत में कौन सा चलता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार भारत में चलता है। अगला यहां पर लिखा है आर्टिकल 15। किसी ने मूवी देखी है ये? आर्टिकल 15 मूवी देखी किसी ने? नहीं देखी? आयुष्मान खुराना की मूवी है ये, आर्टिकल 15। नाम सुना है इसका? सुना है? किस चीज की बात कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ। देश किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह है इसमें। क्या भेदभाव नहीं होता? धर्म के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं होता, जाति के आधार पर आपको भेदभाव नहीं दिखता, कास्ट के आधार पर, रंग रूप के आधार पर। अभी तो बताया काले जे लिबास दी से विभेद है ना भाई। अच्छा ये बताओ, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की नजर भारत के प्रति कैसी थी? काला जो रंग होता है ना, उसको वैसा प्रतीत बना दिया है। आप ट्रक के पीछे देख लो, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर काले आदमी की होती है क्या? बताओ। अच्छा, आप गोरे आदमी की तो बुरी नजर हो सकती है, लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह कैसा होना चाहिए? काला। अंग्रेज जब भारत आए, उनकी नजर कैसी थी? यहाँ पे नहीं, नजर कैसी थी? बुरी थी ना। रंग कैसा था उनका? फिर क्या भारत में शोषण होता है नहीं होता है? रंग के आधार पे भी, जाति के आधार पे भी, वंश के आधार पे भी। आप अगर सेना में या किसी में जाओगे, आपसे हाइट भी ज्यादा ली जाएगी। और नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर का कोई अगर जाएगा सिटीजन, उनसे हाइट भी कम मांगी जाएगी। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? नेचुरली तो मैं हूं, उनकी हाइट बढ़ नहीं रही है क्योंकि पहाड़ी एरिया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई एक बात बताओ, न तो समानता की हम बात कर रहे हैं कि सब समान होने चाहिए, व्यवहार पे चलता है। जैसी जिसके, अब आप मान लो आपका क्लाइमेट अलग है, तो आपका व्यवहार के आपके साथ वैसा ही तो बिहेवियर किया जाएगा जैसा आपका क्लाइमेट है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहने का मतलब ये होता है, जैसी जिसकी परिस्थिति ऐसा उसके साथ व्यवहार भारत में होता है। संविधान लिखा कुछ है, व्यवहार में कुछ है। उसके बाद अब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये क्या लिखा है? सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर। क्या भारत में ऐसा है?
लोक नियोजन में पब्लिक में सबको समान अवसर, जाओ फार्म भरो, पेपर दो, नंबर आए जाओ। अगर सभी को समान होता तो फिर मेरिट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस फिर ऐसे क्यों लगती? भाई अगर हम बात करते हैं 1953, कब एक आयोग आया था जिसका नाम था काका कालेलकर कमीशन, और इसने बनाया था फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? 1953 में। फिर 1979 में सेकंड बैकवर्ड कमीशन बना था, और ये कमीशन किसने बनाया था? वीपी मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? वीपी मंडल के द्वारा ये रिजर्वेशन दिया गया था। उस समय तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। पूरे भारत में दंगे भड़क गए थे उस समय। ये कोई आसान चीज नहीं है। जब रिजर्वेशन पास हुआ तो 1991 में था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री बने थे, जनरल कास्ट से थे, वोट बैंक का लालच था, उन्होंने रिजर्वेशन पास कर दिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? देखा है आपने? देख रहे हो विनोद? अभी मीम्स चला था एक वेब सीरीज देखी आपने? देख रहे हो विनोद? बना उस समय था, इसकी रिपोर्ट 1991 में। 1979 में जब उथल पुथल का दौर चल रहा था ना भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई 1966 में। उसके बाद आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय योजना भी बंद, क्योंकि 1965 में तो पाकिस्तान हमसे लड़ पड़ा था। उससे पहले भारत में सूखा पड़ गया, पूरे भारत में अकाल हो गया, जगह जगह बारिश नहीं हो रही थी। फिर 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हो गया था, पंचवर्षीय योजना सब बंद होगी, तो उथल पुथल का दौर चला था। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी, आपने सुना होगा। तो उस समय ये आयोग बना था, लेकिन इसकी रिपोर्ट 1991 में आई। कब आई? और उस समय केस भी आया था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस। मूवी वगैरह देखते हो तुम? कभी कभी ऐसी मूवी देख लिया करो जिसका संबंध जीएस से हो। आर्टिकल 15 होगी, इंदिरा मूवी भी आई थी, मेरी प्यारी इंदु आई थी, इंदिरा गांधी पे मूवी आई थी, आपातकाल, इमरजेंसी। देखी किसी ने? सिद्धू मूसे वाले गाने कितने सुने हैं? ये दूसरे का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन ही बेसलेस है, स्पेशली पंजाब में। क्या ये क्वेश्चन तो भी बनता है कि किसने सुने? नहीं, सबने सुने होंगे ना, सबके याद भी होंगे, और सिंगर एक नहीं सारों के याद होंगे, याद होते हैं ना। तो पंजाबी मूवी हो, कैरी ऑन जट्टा सुने होंगे ना आपने, जट एंड जूलियट, ये सारी मूवी देखी होंगी। लेकिन कुछ ऐसी मूवी देख लिया करो जिनका संबंध आपके एग्जाम से है। आपातकाल मूवी आई थी, मेरी प्यारी इंदु, जिसमें मेरी प्यारी इंदु कौन थी? इंदिरा गांधी। पूरा उसमें दिखाया गया कि कहाँ क्या हुआ, कैसे आपातकाल लगा, कैसे कमीशन आया, कैसे कमेटी बनी थी, जस्टिस ए.एन. रे कमेटी। और आगे आपको अगर चीज देखनी है तो एक ना प्रधानमंत्री एपिसोड चला था, कभी देखना, प्रधानमंत्री एपिसोड चला है इस पे यूट्यूब पे। आपका पूरे प्रधानमंत्रियों का जीवन काल है इसमें, कहाँ क्या 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 काम हुए, तो उसको कभी कभी अगर मन किए तो देख लिए करो। इंदिरा साहनी केस, भाई मैं इसलिए पूछ रहा था, तुम कह रहे थे ना कि हम खुद सुनते हैं गाने, हम पहले पंजाबी नहीं सुनते थे, अब हमें मतलब 4-5 महीने सुन रहे हैं तो चीजें हमको याद होती चली जाती हैं। जैसे उन्होंने एक गाना गाया था 295 गाया था ना, नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस, उसके बाद
103वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? ये हुआ था 2019 में। और जो ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन किसको दे दिया गया? जो जनरल कास्ट के हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, उनको भी क्या कर दिया गया? 10% आरक्षण दे दिया गया। क्या हुआ था कि जब इंदिरा साहनी केस आया तो इंदिरा साहनी केस में 1991 में ये बना था, 92 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी एससी सबको मिला के 50। लेकिन वर्तमान में आप देख लो, इंदिरा साहनी की जो रिपोर्ट है वो समाप्त हो गई है। तो ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपके आर्टिकल 16 के तहत आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ये किसकी बात करता है? अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी। क्या भारत में अनटचबिलिटी है? क्या उसको फिनिश कर दिया गया है? भारत में समाप्त कर दिया गया है? बिल्कुल कर दिया गया है। उसके अनटचबिलिटी के लिए एक एक्ट आया था 1955 में। कौन सा एक्ट आया था? अनटचबिलिटी कंट्रोल एक्ट, लिख लो इसको, 1955। अनटचबिलिटी फिर 1989 में एक एक्ट और आया, एससी एसटी अत्याचार को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अत्याचार, कष्ट कहते हैं ना, जुल्म। क्या कहेंगे? वो तो निर्दयी हो गया ना। चलो, जो तुम्हें आता है अत्याचार को उसको लिख लो। एससी एसटी, वायलेंस तो हिंसा में हो गया, किसी एक व्यक्ति पे अत्याचार करना, वायलेंस भी लिख सकते हो। एक्ट 1989 में, कब आया? 1989 में। और ये आया था, समाज का जो कमजोर और वंचित वर्ग है उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी की बार्बर शॉप में गए, एट्रोसिटीज एक्ट, हाँ एट्रोसिटीज लिख दो इसको, एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रो ATTRO, एट्रोसिटीज एक्ट। जैसे बार्बर शॉप में गए और बार्बर यानी जो नाई है उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काटूंगा, तो 50,000 का जुर्माना और 10 साल की कैद। समझ रहे हो? किसी को जूते की माला पहना देना, घर के जितने पुराने जूते थे उनको इकट्ठा किया, उनकी माला बनाई और तुमने किसी को पहना दी, अगर वो SC ST से बिलोंग करता है। ध्यान रखना, ये एक्ट है, ये प्रावधान लिखे हुए हैं। कोई सार्वजनिक तालाब है या नदी है और आपने उसको नहाने से रोक दिया कि आप इसमें नहीं नहा सकते, तो भी आप पे कौन सा लगेगा? SC ST एक्ट। ये कुछ प्रोविजन है जो लिखे हुए हैं इसमें, और ये अब भारत में अनटचबिलिटी नहीं है। और ये कानून पहले इसलिए बना था क्योंकि भारत में जो समाज की उच्च वर्ण होता था ना, हाई क्लास, वो जो लो जातियां होती थी उनके साथ ज्यादा बिहेवियर नहीं करते थे। अगर वो उनके साथ पहली बात तो वे ऐसे सिंहासन पे बैठते थे और धरती में बैठते थे,
उसके बाद अगर मान लो कुछ जगह तो मैंने ऐसा देखा है, आज भी है ये, कि उनके चाय के कप भी अलग होते थे। जैसे जिसमें हम चाय पी रहे हैं ना, वो चाय उसमें चाय उनके पिलाते थे, वो अलग होते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो खुद एक एससी जाति से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने उनकी भविष्य में पीड़ा समझने के लिए, क्योंकि ठाकुर उनसे बेगार लेते थे, साहूकार उनका खून चूसते थे, पंडित उनको लात मारते थे, तो इसीलिए ये प्रावधान प्रोविजन कर दिया गया कि अनटचेबिलिटी भारत में होनी नहीं चाहिए। उसको क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया उसका, और कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ प्रावधान बनाए गए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है, उपाधि। उपाधियों का अंत है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता। कोई विदेशी अगर विदेश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। ये भारतीय संविधान में लिखा है। अब आप कहोगे सर सचिन तेंदुलकर ने तो एक उपाधि ली थी, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ली थी या नहीं ली थी? दिलीप कुमार ने ली थी, निशान-ए-पाकिस्तान। राकेश कुमार भदौरिया जो आपके डिफेंस के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश से ली थी मीरपुर हॉल ऑफ फेम। और जब आप इतिहास पढ़ोगे तो महात्मा गांधी जी को भी एक उपाधि मिली थी, कौन सी? केसर-ए-हिंद। रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी एक उपाधि मिली थी, जिसका नाम क्या था? नाइटहुड। जमनालाल बजाज को भी एक उपाधि मिली थी, जिसका नाम क्या था? राय बहादुर। तो संविधान में ये साफ तौर पर लिख दिया गया कि जो उपाधि होती है, अगर कोई विदेशी सरकार उपाधि देती है तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वार्थ पूर्ति का माध्यम ही होता है। जैसे केसर-ए-हिंद गांधी जी को मिली थी, तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, गांधी जी ने इंडियन को क्या बोला था कि जाओ उनके साथ युद्ध लड़ो, ये उपाधि मिल गई थी। तो ध्यान रखना, उपाधियों का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया। अगर कोई विदेश से उपाधि भी लेगा तो सबसे पहले कहां परमिशन लेगा? राष्ट्रपति के पास। कहां है? राष्ट्रपति के पास। अब आप कहोगे कि सर पद्म विभूषण, पद्म श्री और ये जो आपका पद्म भूषण है, ये क्या उपाधि है? ये उपाधि नहीं है, ये तो पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। 1954 में जो पद्म विभूषण है, या ये क्या है? सारे पुरस्कार हैं। आप विदेश पढ़ने गए, आपने वहां पर पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता ना पीएचडी करने के बाद, और फिर आपको एक टाइटल मिला, डिग्री आपने की, आपको उपाधि मिली, और फिर आप कहोगे सर ये तो आर्टिकल 18 का क्या है? उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। सेना हो, शिक्षा हो, इन उपाधियों को इसमें जोड़ा नहीं जाता। ये केवल एक पुरस्कार है और ये शिक्षा का एक माध्यम है। तो ये आपको ध्यान रखना है चीजें। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? क्लियर हुई या क्लियर ही होगी? नहीं, एक होता है क्लियर मतलब समझ आना, एक होता है क्लियर यानी दिमाग से क्लियर होगी, ऊपर से ही चली गई। अगर ज्यादा टाइम पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। आज इतना ही पढ़ोगे?